चयन करने जा रहे हैं जो कि आपके फादर के बिजनेस के लिए या फिर और किसी विकास के लिए जरूरी है, तो आप किस प्रकार से उस स्टाफ का चयन करेंगे? सर, सर्वप्रथम मैं उनसे उनकी योग्यता, अगर जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो उससे रिलेटेड उनकी जांच करूंगी, वो उस योग्य हैं कि नहीं, क्वालिफिकेशन। अगर वो उस योग्य हैं तो उनसे उस वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और उनका जवाब वो कैसे देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। मतलब केवल उनका आप देखेंगे कि क्वालिफिकेशन है या नहीं, और कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी देखेंगे? वर्क एक्सपीरियंस भी देखेंगे। वर्क एक्सपीरियंस भी देखेंगे। चलिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने स्टाफ का चयन कर लिया है और प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में आप उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ काम किया। आप जब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको काम पर रखने से पहले प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन थे, और प्रीवियस एम्प्लॉयर से जब आप इंक्वायरी करते हैं तो बहुत नेगेटिव फीडबैक देता है, बहुत नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप स्वयं से जांच करेंगे उस कैंडिडेट का, या फिर उस नेगेटिव फीडबैक का पालन कर लेंगे? मैं स्वयं से जांच करना चाहूँगी। कुछ दिनों तक उन्हें डेमो जैसे दिया जाता है क्लास का, वैसे उन्हें वर्क के लिए 2 to 4 डेज तक वर्क में एक्सपीरियंस करेंगे। अंशु, एक बात बतलाइए कि स्त्रियों को परिवार का केंद्र बिंदु माना गया है। बदलते समय में लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में जा रही हैं, करियर परसूट में जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि बदलते समय के साथ वो जो केंद्र बिंदु वाला स्थान है स्त्रियों का, वो बरकरार रह पाएगा? सर, जिस तरीके से माहौल बदल रहा है तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं, उस तरीके से केंद्र बिंदु वाला नज़रिया रहेगा ही, क्योंकि महिलाएं जो है वो परिवार की जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हैं, जो उनको दायित्व दिया जाता है वो। और ऐसा नहीं है कि जॉब होने के बाद वो सिर्फ जॉब करती हैं, वो दोनों कार्य को अच्छे तरीके से निभाती हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है वो अपना केंद्र बिंदु का स्थान को रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि भारतीय जो ग्रामीण परिवेश है उसमें एक योजना है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा नामक योजना से ग्रामीण सामाजिक परिवेश पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव असर पड़ा? सर, पॉजिटिव असर ये पड़ा है कि उनके जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो बाहर प्रवासी नहीं बनकर जाना चाहते, उन्हें वहाँ रोजगार मिला है। सर, नेगेटिव भी बता सकते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए मजदूर मिलने कम हो गए हैं। यस सर, है ना। कई स्थानों पर जेसीबी से गड्ढा खोदकर मजदूरों को पेमेंट कराया गया है। मतलब भ्रष्टाचार की भी काफ़ी शिकायतें मिली है। ये शिकायत है सर, है ना। और तीसरा ये है कि कई बार लोगों ने आवेदन किए हैं और उनको समय पर काम नहीं मिल सका है। यस, थैंक यू सर। आपने सर्कुलर इकोनॉमी वर्ड सुना है? यस मैम। क्या होता है ये एक रेखीय अर्थव्यवस्था से अलग एक अवधारणा विकसित हुआ है, जिसमें न्यूनतम संसाधनों के नवीनतम संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम किया जाता है, और जो अर्थव्यवस्था में संसाधन यूज़ हो रहे हैं उन्हें ही रिसाइकल करके यूज करने या उनका दोबारा से पुनर्चक्रण करके यूज करने को, मतलब उसको प्रभावशाली करने का कोशिश किया जा रहा है। आपने हॉबी लिखा है मेकिंग क्राफ्ट विद वेस्ट। क्या हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का भी वेस्ट से कोई क्राफ्ट बनाने यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे जो बॉटल आता है, वाटर बॉटल, उसे हाफ कट करके डेकोरेटिव, जो किचन का जो गार्डन होता है, जैसे किचन में यूज़ होने वाले छोटे छोटे सब्जियां जो होती हैं, जो नॉर्मल जैसे धनिया है, पुदीना है, ये सब जो उगाते हैं, वो मैंने बनाया हुआ है अपने मतलब टेरेस पे। उसके अलावा उससे और भी डेकोरेटिव आइटम बनते हैं जो कमर्शियल यूज के लिए भी होते हैं, और अगर उनका मशीनी लेवल पे मतलब पुनर्चक्रण किया जाए तो उससे बहुत सारे मटेरियल बनाए जा सकते हैं। ये बात बताइए कि आप न्यूज़ किस सोर्स से पढ़ते हैं? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और संसद टीवी। मुझे कुछ पिछले एक हफ्ते की न्यूज़ बता सकती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल में न्यूज़ है कि रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, तो यूएनएससी में जो वोटिंग हो रही थी कि उनको बोलने दिया जाए कि नहीं, जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्हें, तो उसमें इंडिया ने रसिया के अगेंस्ट वोट किया है। रसिया चाहता था कि वो सशरीर उपस्थित होकर वहाँ पे अपनी बात रखें, बट जबकि देश में युद्ध का परिवेश है तो उनको बाहर जाना मतलब उनके सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो कॉलिंग का प्रावधान करके
हालांकि ऐसा उसमें यूएनएससी के संविधान में प्रावधान नहीं है कि कोई वीडियो कॉलिंग से उपस्थित हो, लेकिन जबकि परिदृश्य बदल चुका है तो उसमें वोट इंडिया ने रसिया के अगेंस्ट किया। ये इंटरनेशनल न्यूज़ में था। और कुछ नेशनल में बिल्किस बानो जो केस था वो उसमें आरोपियों की रिहाई हुई है, तो वो मुद्दा हाईलाइट था। अभी अपने यूएनएससी का नाम लिया, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, और इंडिया लगातार ये चाहता है कि ये जो चेंज है वीटो पावर में या तो हट जाए या तो फिर और भी कंट्रीज को मिले। आपकी इसमें क्या विचार है? मैम, जब यूएनएससी बना था तो उस समय जो वीटो पावर दिया गया उसके अकॉर्डिंग तो वो ठीक था उस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अब जब वैश्विक परिदृश्य से बदल रहा है तो इंडिया को वीटो पावर मतलब दिया जाना चाहिए। क्या आप ये मुझे बताएंगे कि जो यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं क्या सिर्फ डेवलप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या डेवलपिंग कंट्री को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है? नहीं, ओनली डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप करते हैं। ये मुझे बताइए कि इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है इसका, ये किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए बना है? 2021 से 22 तक के लिए, 2021 और 2022। ये 2022 में इसका दिसंबर में कार्यकाल इंडिया का समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिक्स आपका बैकग्राउंड रहा है कि बिहार की आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है और क्या क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे बिहार की इकोनॉमिक्स कंडीशन और बेटर हो? सर, बिहार की इकोनॉमिक्स को सुधारने के लिए तीनों ही सेक्टर में सुधार की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे लैंड मतलब प्रॉपर है, जितना चाहिए होता है मतलब डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर को, लेकिन यहाँ पे आपदा जो है, जैसे नॉर्थ बिहार पूरा बाढ़ में डूब जाता है तो कृषि पूरी तरीके से प्रभावित होती है, और साउथ बिहार जो है वो पूरा सूखा पड़ जाता है। तो ये दोनों को मेंटेन करने के लिए जैसे कि साउथ बिहार जो है वो ऊंचा पड़ता है, तो नॉर्थ बिहार से नदियों को लिंक करके गंगा में पानी को लाया जाए जो एक्सेस वाटर हैं, और उनको लिफ्ट इरिगेशन से दक्षिणी बिहार में पहुँचा दिया जाए। तो ये एक सुविधा हो सकता है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। फिर द्वितीयक सेक्टर के लिए है कि अगर बाढ़ को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो यहाँ पे जो निवेश की संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई अगर डेवलप करने के लिए कोई एरिया को निवेश करता है तो वो नहीं चाहेगा कि वहाँ पे आपदा की परिस्थिति में मेरा लॉस हो, और सरकार को कुछ उदार नीतियाँ अपनानी चाहिए ताकि निवेशक आकर्षित हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने बताया ये चीज़ों की जरूरत है, नीड है। नीड, आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं तो आप तो जानती है कि बजट जो होता है पैसा होना चाहिए। तो बिहार के पास पैसे, इकोनॉमिक्स को रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए पैसा और आए तभी तो इतना इन्वेस्टमेंट होगा और सारी इम्प्रूवमेंट होगी। क्या करनी चाहिए जिससे कि अपना रेवेन्यू और इम्प्रूव हो और स्ट्रॉन्ग हो? सर, इसके लिए केंद्र सरकार से भी हेल्प लिया जा सकता है, या फिर और जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं जैसे एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब भी कर्ज देते हैं। तो एक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो डेब्ट हो सकता है। नाबार्ड क्या है? सर, ये ये कृषि के लिए एक बैंक है, उसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक्साइज टैक्स और कस्टम टैक्स, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, सर्विस टैक्स, क्या अंतर है? टैक्सेशन का है, ये क्या है? कस्टम टैक्स और एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स कहाँ लगाए जाते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में। अच्छा, नेट जीडीपी और ग्रॉस जीडीपी में क्या अंतर है? ग्रॉस जीडीपी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, वो जीडीपी होता है, ग्रॉस। अच्छा, और उसमें से जब मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, जो क्षति होती है, तो उसे फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है? यह एक सलाहकारी निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार को सलाह देता है। अच्छा, ये आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है ऑप्टिमिस्टिक। अपने बारे में कुछ बताइए कि ऑप्टिमिस्टिक आपने क्यों दिया है, या आप ऑप्टिमिस्टिक के बारे में कुछ? सर, जैसे कि मैंने 2014 में ग्रेजुएशन किया है, तब से मैंने रेगुलर बेसिस पे तैयारी करके मैंने एग्ज़ाम दिया है प्रतियोगी परीक्षाओं का। कुछ नंबरों से छट जाने के बाद भी मैंने निराशा
की तरफ नहीं देखा। मैंने हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा है कि आज नहीं तो कल मेरी मेहनत सफल होगी, मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अच्छा, अभी जो है हमारे विधानसभा में एपोजिशन ऑफ लीडर किसे नियुक्त किया गया है? नेता विपक्ष, नेता, एपोजिशन ऑफ लीडर मतलब जो विपक्ष के जो नेता है। सर ये नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि एज ए ESI के रूप में अगर आप अपॉइंट होती हैं तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऐसा क्या लाना चाहेंगे जिससे इकोनॉमिक्स या रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो? पारदर्शिता के लिए टेक्निकल यूज को लाना चाहूँगी। जैसे जो चालान कटता है या जो रेवेन्यू का काम होता है जहाँ पे फाइन दिया जाता है, वो टेक्निकल बेसिस पे हो। कई बार क्या होता है कि हम पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, वहाँ रिसिप्ट पे उतना ही पे किया जाता है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट दिया गया है कि अगर 1000 फाइन है तो 1000 फाइन करना है, और वो अगर ऐप के जरिए या कोई और तरीका हो सकता है टेक्निकलिटी से, तो उससे बेसिस पे उसमें गड़बड़ी की संभावना बहुत कम हो सकती है। तो बताइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होगा? स्वयं सहायता समूह, इसमें कुछ लोगों का समूह होता है जो खुद ही अपना बचत को निवेश करते हैं, और अगर वो किसी जो निवेश होता है वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। स्वयं सहायता समूह का वित्तीय समावेशन से क्या संबंध है? वित्तीय समावेशन का एक छोटा पार्ट इसको समझा जा सकता है। अच्छी बात है। आपने नबीनगर से ग्रेजुएशन किया है? यस सर। नबीनगर यूनिवर्सिटी का नाम है या कॉलेज का नाम है आपका? ANS कॉलेज? ANS कॉलेज नबीनगर। नबीनगर किस जिले में पड़ता है ये? औरंगाबाद। क्या है नबीनगर, किस चीज़ के लिए फेमस है? सर पर्टिकुलर नबीनगर NTPC बना है अभी फिलहाल, तो उसके NTPC बना है, थर्मल थर्मल पावर का। यस। चलिए, ये काफ़ी बड़ी बात है एक Yes. तरह से। आप अपने परिवार के साथ समय अंशु कैसे बिताते हैं? थोड़ा 1-2 शब्दों में बताइए कि आप मतलब जैसे सुबह उठते हैं, उसके पश्चात नाश्ता वगैरह, परिवार के साथ आप समय कैसे बिताते हैं? इंडिविजुअली हर मेंबर के अलग अलग बताइए। सर सिस्टर ब्रदर्स के साथ स्टडी से रिलेटेड जो भी नीड्स होती है उनकी, जैसे कुछ सवाल पूछने हैं या फिर कोई गाइडलाइंस चाहिए होती है, जैसा कि मैं बड़ी हूँ उनसे, तो मैं उन्हें गाइड करती हूँ। और एज पेरेंट्स उन्हें कोई हेल्प चाहिए होता है, जैसे मेरे अगर डैड जो हैं वो एग्रीकल्चर मतलब कृषि फार्मिंग करते हैं, तो उन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर योजना आती है तो मैं पापा को सबसे पहले बताती हूँ कि इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, ऐसी योजनाएँ आई हैं। मम्मी को कोई? हाँ, मम्मी से भी बात करते हैं। मम्मी से किचन से रिलेटेड या फिर मम्मी का जो हॉबी है, जैसे उन्हें धार्मिक प्लेस पे घूमना बहुत पसंद है, तो कभी मौका मिलता है तो उनके साथ जाना या फिर उन्हें उसके बारे में अपडेट करना वीडियो मतलब मोबाइल के थ्रू। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आजकल समाज का स्वरूप बहुत बदल रहा है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दोनों में कौन बेटर है और क्यों? सर दोनों के एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में मैं अरेंज मैरिज को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये विद फैमिली होता है और मेरा जबकि फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि लव मैरिज को पेरेंट्स जो होते हैं वो एग्री नहीं कर पाते हैं, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि अपने कास्ट में ही आपको लव मैरिज करने का मौका मिले। ये इन सारी चीज़ों को मैं देखते हुए मैं अरेंज मैरिज को, मैरिज जो है एक पर्सनल लेवल का डिसीजन नहीं है, वो फैमिली लेवल का डिसीजन। फैमिली लेवल का डिसीजन। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये पर्सनल चॉइस है अपनी। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप फाइनली परीक्षा में विफल रहते हैं, तो आप एग्ज़ाम देते देते सपोज कीजिए कि काफ़ी ज़्यादा आपको अनुभव हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना, और सफलता विफलता जो है कई सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। फाइनली यदि आप करियर का दूसरा विकल्प क्या चुनेंगे और क्या चुनेंगे? सर अगर जॉब नहीं होता है तो मैं बिजनेस करूँगी। आप बिजनेस करना चाहेंगे, ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस? जो मैं वेस्ट मटेरियल से जो थिंग्स बनाती हूँ उसका मैं कॉमर्शियल यूज के लिए अभी। एक सफल व्यवसायी के 2 सबसे अच्छे गुण बताएं। इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज भी है ना, सफल व्यवसायी बनने के लिए 2 अच्छे गुण बताइए। अपने कस्टमर को ऐसे सर्व करना जैसे वो सेटिस्फाई हो तो नेक्स्ट टाइम भी आ सके, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। और सेकंड, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए
पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। चलिए ठीक है, और अपने कॉम्पिटिटिव जो लोग हैं उनको नज़र में रखते हुए पॉलिसी मार्केट ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। कम बैक प्लीज। देखिए आप एक एवरेज हाइट लड़की हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से ये कहा जाए कि जितना डिमांड होता है एग्जामिनेशन का वो सब कुछ आप, ठीक है, बस इंटरव्यू ये मायने रखता है वो 30 मार्क्स का है, तो आप उसमें कोई गलती ना करें। आज के इंटरव्यू में आपने कोई भी गलती नहीं। सर मार्क्स अगर जानना चाहूँ तो किस मतलब मैंने एवरेज इसीलिए कहा क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि आपका लुक बहुत मायने रखने लगता है इंटरव्यू वगैरह। यस तो आप अपने आप को दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले जज करने में जो हाव भाव जो इंटरव्यू के आसपास का माहौल होता है, मैं अक्सर देखता हूँ लोग जाते हैं तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा, इस चक्कर में मत पड़िएगा। और आपके अगल बगल में कोई मान लीजिए कि दिल्ली से पढ़ा हुआ या कोई एकदम छूटे फूटे है, वो सब प्रभाव में मत आइएगा। इंटरव्यू बोर्ड को जितना कुछ चाहिए वो सब आपने, ठीक है, तो किसी से प्रभावित दुष्प्रभावित मत होइएगा, पहला चीज़ है, ठीक है। जितना है वैसा मेंटेन किए रहिएगा। ड्रेस के मामले में आप अपने उनसे भी पूछ सकते हैं और जो सर है उनसे भी आप गाइडेंस साड़ी पहन के रहना। हाँ ठीक है, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो आपने अभी तक जितने भी जवाब दिया ना, मैं जितना जो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। इस जैसे लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन छोटा है, बच्चे को ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाता ताकि उसका ओरिएंटेशन पता चले। आई एम सेटिस्फाइड, एक्सेलेंट, ठीक है। एग्जाम पास कीजिए, अगर नहीं पास कीजिए तो निराश मत होइए, फिर लगिए, तो पास कीजिए, मिठाई लेकर आइए। बिल्कुल सर। कुछ बोलने के लिए है नहीं सर, मैंने वेरी गुड तो पहले ही लिखा। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, हमेशा याद रखिएगा जहाँ प्रोडक्शन होती है, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे भी एक्साइज टैक्स लगते हैं। शराब जो होती है वहाँ पे भी एक्साइज टैक्स लगती है, ठीक है ना, जो दुकानें होते हैं। और दूसरी नंबर बात, ये कस्टम जो बॉर्डर एरिया होता है, एक देश से दूसरे देश में जो भी सामानें आती हैं एयरपोर्ट पे या बॉर्डर एरिया पे, वहाँ पे कस्टम टैक्स लगते हैं। सर हिंदी में मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। बजट के जितने डेफिसिट हैं, आरबीआई के जितने मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं, ठीक है, उसके बाद आप इकोनॉमी में जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम तक बाकी अच्छे से जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और प्रैक्टिस करिए और अध्ययन कीजिए, सुस्ताइए मत।